So, hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to revise the amendment. We are going to do the amendment in fact. और amendment इकोनॉमिक लॉज में बहुत सारे हुए हैं. एक तो फेमा में हुए हैं, फेमा में बहुत छोटा सा है, और पमला में छोटा सा है. FCRA को हम कवर कर चुके हैं, और प्री पैकेज IRP वाला अमेंडमेंट है जो बड़ा सा अमेंडमेंट है. फिर मैं फेमा और पमला को क्विकली 1 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ. फेमा में जब आप एक्सपोर्ट रेगुलेशन पढ़ते हो तो वहाँ पे एग्जेम्पशंस हैं. एग्जेम्पशंस इन द सेंस ऐसा है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है. तो उस एग्जेम्पशन में एक अमेंडमेंट है कि जो आपने अगर बाहर के लेसर से कुछ लीज पे लिया था, जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स अगर आपने लिए थे, और आपको अगर उसको री एक्सपोर्ट करना है तो आप री एक्सपोर्ट कर दो, डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है. री एक्सपोर्ट करने से पहले आपको डी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इधर डी रजिस्ट्रेशन होगा, एंड ओवरसीज़ लेसर के पास रीपोजिशन हो जाएगा, तब री एक्सपोर्ट कर सकते हो. लीज्ड हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट एंड ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स तो री एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी कंडीशन में. नॉकडाउन कंडीशन पार्शियली हो, कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में अगर आपको री एक्सपोर्ट करना है करो, और जो है पर इधर डी रजिस्ट्रेशन करा दो, और उनको फिर रीपोजिशन मिल जाएगा उन सब चीज़ों का. तो आपने ओवरसीज़ लेसर से इंपोर्ट करवाया, फिर आप इधर डी रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको री एक्सपोर्ट करना करो नॉकडाउन सेमी नॉकडाउन कंडीशन में, उसको रीपोजिशन हो जाएगा. अब हम एक बार पमला का देख लेते हैं. पमला में सबसे पहले आप देखो कि एक पॉइंट होता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है. रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब होता है बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. थर्ड में है इंटरमीडिएरी, एंड फोर्थ पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस. ये रिपोर्टिंग एंटिटी होते हो जिस पे एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है. अब पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस में अमेंडमेंट है. सबसे पहले पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस, इसमें अपन GRRP बोलते थे. ग्रुप जी से होता था कि गेम ऑफ चांस में पर्सन इन्वॉल्व है, क्योंकि पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस. अब डेजिग्नेटेड बिजनेस में ऐसा है गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व हो, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हो. फिर R से को आता था रियल एस्टेट एजेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि वो रियल एस्टेट एजेंट जिसका टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर है, तो रियल एस्टेट की सर्विस दे रहे हैं और एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर है. और फिर आता था P से प्रीशियस मेटल में जो डीलर डील करता है और टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ऊपर है. उन डीलर्स का ऐसा है कि भले ही टर्नओवर चलो कभी 2 करोड़ या उससे ऊपर है, उधर तो कवर हो गए, पर अगर 2 करोड़ से नीचे है, और अगर आपने कस्टमर के साथ कोई सा कैश ट्रांजैक्शन करा है 10 लाख या उससे ऊपर का, सिंगल ट्रांजैक्शन करा है या इंटरलिंक करते हुए, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हुए लिंक्ड ट्रांजैक्शन है वो, तो कैश ट्रांजैक्शन सिंगल ऑपरेशन या सेवरल ऑपरेशंस दैट अपीयर टू बी लिंक्ड. सेवरल ऑपरेशंस है पर वो लिंक्ड है, और कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख या उससे ऊपर का है तो भी आप जो है इधर आ जाते हो. तो वो डीलर भी नोटिफाइड है जो कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं. अब डीलर ऑफ प्रीशियस मेटल है, हाई वैल्यू गुड्स है, तो वही डीलर की बात करें, प्रीशियस मेटल और हाई वैल्यू गुड्स जो कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है और कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख या उससे ऊपर का कर रहा है. तो प्रीशियस मेटल डीलर कस्टमर के साथ कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है 10 लाख या उससे ऊपर का. फिर एक और पॉइंट आता है कि GRRP अपन ने पढ़ा, और पर्सन जो इंगेज है सेफ कीपिंग में, सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सन इंगेज है सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अपने पास रखता है और एडमिनिस्ट्रेशन करता है कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज़ का. तो अगर वो इस तरीके की कोई सी सर्विसेज दे रहा है कि जहाँ पे वो सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन करता है कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज़ का, तो वो भी इधर कवर है. तो अमेंडमेंट क्या था कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट जिनका टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर का है एनुअल टर्नओवर. फिर पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस में डीलर ऑफ प्रीशियस स्टोन 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो वो तो कवर है ही, पर अगर कैश ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ कर रहे हैं, डीलर ऑफ प्रीशियस स्टोन वाले कस्टमर के साथ कर रहे हैं, और कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से अबव का सिंगल ऑपरेशंस में या मल्टीपल ऑपरेशंस में, पर वो लिंक्ड है. और फिर पर्सन जो प्रोवाइड करता है सेफ कस्टडी या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज़, वो भी इधर कवर होता है. तो ग्रुप्स हो गया एक तरीके से GRRPS. जी से हो गया गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व है, R से रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, R से रियल एस्टेट एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, P से प्रीशियस मेटल स्टोन में जो डील करते हैं, और S से जो सेफ गार्ड, सेफ कीपिंग एंड कस्टडी सर्विसेज दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज दे रहे हैं ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज़. चलो ये सब चीज़ें तो हमने देखी. अब हम जो है प्री पैकेज IRP देखते हैं.
सी अब आप बात आती है कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की, तो उससे कुछ की पॉइंट्स हैं, उस की पॉइंट्स की हम बात कर ले कि जो प्री पैकेज है IRP ये एमएसएमई के लिए है, और एमएसएमई के लिए तब जब डिफ़ॉल्ट 10 लाख या ऊपर या उसके ऊपर है। अब हाउएवर अगर एमएसएमई ने डिफ़ॉल्ट किया है 1 लाख या 1 करोड़ या उससे ऊपर का, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो प्री पैकेज IRP में चले जाए, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चले जाए, या पर्टिकुलर CIRP में चले जाए। तो समझो प्री पैकेज IRP एक IBC ऑर्डिनेंस से आया था, ये एमएसएमई के लिए है जिनका डिफ़ॉल्ट 10 लाख या उसके ऊपर का है। अब ये जो एमएसएमई के लिए आया है ये एक अल्टरनेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान है कि अल्टरनेट तरीके से इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो अल्टरनेट तरीका है ऑब्वियस बात है क्विकर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइमली हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो एक डिस्ट्रेस है इनका डिस्ट्रेस कम हो जाएगा। और सिंस ये एक IBC ऑर्डिनेंस से नया पॉइंट एंटर हुआ है, तो ऐसे केस में IBC का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। IBC के स्ट्रक्चर में इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, तो उसमें एक अल्टरनेटिव ये आ गया पॉइंट, इसमें ये पर्टिकुलर प्रोविजन भी ऐड हो गया। ये एक मैंडेटरी नहीं है, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, एमएसएमई के पास अल्टरनेटिव है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इधर तो हम हमारे IBC में अगर देखें तो फिनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटा ये सब एप्लीकेशन देते हैं। देन फिर जो है IRP अपॉइंट होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, मोरेटोरियम पीरियड होता है, RP अपॉइंट होता है, फिर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है और रिजोल्यूशन अप्रूवल ये सब होता है। इधर जो होता है इधर प्री पैकेज IRP में एक बेस रिजोल्यूशन प्लान डेटर खुद ही तैयार करके रखता है। मतलब इधर सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर ही एप्लीकेशन करता है, कोई क्रिएटर एप्लीकेशन नहीं करता। इनके पास एक बेस रिजोल्यूशन प्लान रेडी है कि भैया देखो ये रिजोल्यूशन प्लान है हमारा, अगर ट्रिब्यूनल को अच्छा लगा तो वही अप्रूव कर देगा, अदरवाइज या तो मॉडिफाई कर देगा, और अगर अल्टरनेटिव और मॉडिफाई करेगा विद अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्लान। अब कंपैरिजन होगा कि बेस रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट करे कि इसको मॉडिफाई करके अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट करे, जो भी है, जो भी बेस्ट तरीका है हम उसको चूज़ करेंगे। और ये जो कंपैरिजन है वो स्विस चैलेंज मेथड से होता है, जिसको बोलते हैं हम स्विस चैलेंज मेथड। अब रही बात है एमएसएमई की, तो एमएसएमई अगर डिफ़ॉल्ट करे 10 लाख या उसके ऊपर का, तो इधर वो आते हैं अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्लान में। अब एमएसएमई को उद्यम जो डिपार्टमेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और एमएसएमई का क्राइटेरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ना, तो इन्वेस्टमेंट की फिगर्स याद रखो। माइक्रो में 1 करोड़, स्मॉल में 10 करोड़, मीडियम में 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। टर्नओवर इसका 5 टाइम्स है, तो एंड टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल में 50 करोड़ और मीडियम में 250 करोड़। ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है कि माइक्रो मैक्सिमम इतना, स्मॉल मैक्सिमम इतना और मीडियम मैक्सिमम इतना। देखो जब हम इसका पढ़ेंगे, जब ये प्री पैकेज IRP पढ़ेंगे, तब हम इसको हमारे नॉर्मल पॉइंट से भी लिंक करेंगे। पर मैं ब्रीफली अभी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जो पॉइंट्स की पॉइंट्स है और जो जिस पॉइंट्स में डिफरेंस है। बाकी हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ही। जैसे कि मिनिमम डिफ़ॉल्ट है 1 करोड़, CIRP में 10 लाख, PIRP में 10 लाख, CIRP में 1 करोड़, इधर 10 लाख। एप्लीकेबिलिटी सब पे है, ये सिर्फ MSME पे है। अब MSME कंपनी भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है। एप्लीकेशन फाइल्ड बाय फिनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर के लिए है। कंट्रोल अगर आपको पता हो तो इधर वेस्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है क्रेडिटर को, क्रेडिटर सब चीज़ों को देखता है। पर इधर कंट्रोल तो मैनेजमेंट के पास ही रहता है, प्रमोटर के पास ही रहता है। मैनेजमेंट भी वेस्ट नहीं होता है, इधर तो मैनेजमेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चले जाता है। मतलब कि कंट्रोल COC के पास चले गया। अब COC ने RP को अपॉइंट किया ना, तो RP देख रेख करेगा मैनेजमेंट, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इधर कंट्रोल डेटर के पास, और मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट जो ओरिजिनल है वही करेगा, मैनेजमेंट चेंज भी नहीं होने वाला। टाइम पीरियड 180 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज़, एंड पूरा प्रोसेस 330 डेज़ में हो जाना चाहिए। आपको पता हो कि जिसमें जो है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के बीच में जो टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ों को देखते हुए 330 दिन। और इधर जो है 90 डेज़ विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 30 डेज़, इधर जो है 120 दिन रहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं एक आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। अब आपने IBC में पढ़ा तो कितनी जगह 33, देखो 33% तो चलो कोरम है, 51% है डिसीजन मेकिंग में, कहीं कहीं 90% है, 75% है, 66% तो है ही, कहीं कहीं 66 है और कहीं कहीं 2/3 है। ये भी इंपॉर्टेंट, 66 है कहीं और कहीं 2/3 है, और 2/3 66 नहीं होता है, 66 से ज़्यादा होता है।
पर इधर जो है हर केस में 66% है। और जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो इधर तो कुछ नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते, पर मैंने आपको बोला था इधर कि बेयर रिजोल्यूशन प्लान जाता है। COC कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो ये आपको पता है कि फिनेंशियल क्रेडिटर का ही COC होता है। और अगर फिनेंशियल क्रेडिटर नहीं हो तो 18:1:1, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वर्कमैन का और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एम्प्लॉय का। इधर 10:1:1। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाता है। इधर जो है, इधर कॉर्पोरेट डेटर खुद ही बनाता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और इधर इंटरिम और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, 2 रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं, उधर सिर्फ एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है। तो ये सब देखते हुए हम जो है अब स्टार्ट करते हैं बेयर टेक्स्ट की रीडिंग, और इसको जो है IBC के जो हमारा कोर था, जो हमने पढ़ा है, उसका हम इसको लिंक करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी टॉपिक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 2। तो एक नॉर्मल में हमने क्या पढ़ा है कि इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर तभी लगता है जब डिफ़ॉल्ट 1 लाख या उससे ज़्यादा का हो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से जारी करके 1 करोड़ और मोर कर दिया। मतलब कि इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन कॉर्पोरेट डेटर के लिए तब होगा जब डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ या उससे ऊपर का। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ हाई वैल्यू शेल नॉट बी मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 4 MCA वाइड नोटिफिकेशन जो कि स्पेसिफाई करा है 10 लाख एज मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो फर्स्ट प्रोविजन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ और मोर, सेकेंड प्रोविजन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट 10 लाख और मोर। देखो इधर भी हमने लिख दिया कि जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट है MSME में डिफ़ॉल्ट 10 लाख और मोर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें बेयर रिजोल्यूशन प्लान की एक डेफिनेशन आई है। रिजोल्यूशन प्लान जो प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट डेटर खुद। देखो जो पर्टिकुलर हमने इसको इधर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, राइट। अब आती बात कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट पर्सन का ही पढ़ रहे थे। एप्लीकेंट कौन कौन, इसमें हम पढ़ते हैं कि देखो कॉर्पोरेट डेटर में एक तो मेंबर या पार्टनर। अब कॉर्पोरेट डेटर में पार्टनर इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी इंक्लूड LLP, तो मेंबर पार्टनर या इंडिविजुअल पर्सन जो मैनेज कर रहा है डे टू डे ऑपरेशंस या जो मैनेज कर रहा है रिसोर्सेस। तो पर्सन जो मैनेज कर रहा है डे टू डे ऑपरेशंस, पर्सन मैनेज कर रहा है रिसोर्सेस, या पर्सन डे टू डे ऑपरेशन रिसोर्सेस छोड़ो, पर्सन कंट्रोल कर रहा है फिनेंशियल अफेयर्स। तो डे टू डे ऑपरेशन रिसोर्सेस एंड पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है फिनेंशियल अफेयर्स, राइट। तो ये लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट डेटर मेंबर पार्टनर देखो कॉर्पोरेट डेटर तो है ही है, वो तो एप्लीकेंट है ही। मेंबर पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, जो ऑथराइज्ड है टू मेक एन एप्लीकेशन ऑफ CIRP और PIRP। इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज, इंडिविजुअल जो मैनेज कर रहा है ऑपरेशन रिसोर्सेस, और इंडिविजुअल जो कंट्रोल कर रहा है फिनेंशियल अफेयर्स। इधर कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि अगर करना हो तो यही PIRP के लिए जा सकते हैं, पूरे के पूरे नहीं जाएंगे, ये PIRP के लिए जा सकते हैं। तो हमने इधर लिख दिया कि दे कैन ऑल्सो गो फॉर PIRP। अब इनिशिएशन डेट, जो इनिशिएशन डेट होता है, इनिशिएशन डेट बोला है, कमेंसमेंट डेट नहीं बोला। डेट जब एप्लीकेशन करते हैं तब की जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो IRP में PIRP में दोनों केस में इनिशिएशन डेट तो वही रहेगा। अब ये इंटरिम फाइनेंस करके डेफिनेशन है कि मीन्स एनी फिनेंशियल डेप्ट, जो फिनेंशियल डेप्ट है जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रेज करा है, तो IRP पीरियड के दौरान, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड के दौरान फिनेंसेस रेज करें, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने करा हो या कॉर्पोरेट डेटर ने करा हो PIRP के केस में। डायरेक्ट इंटरिम फाइनेंस में क्या होता है कि अगर फाइनेंस RP ने रेज करा है ड्यूरिंग, ये लिखना है, ड्यूरिंग द IRP पीरियड फाइनेंस रेज करा है RP ने या कॉर्पोरेट डेटर ने इन PIRP। RP ने तो नॉर्मल में और कॉर्पोरेट डेटर ने ड्यूरिंग PIRP, अगर इन रिजोल्यूशन पीरियड में IRP पीरियड में फाइनेंस रेज कराओ, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम जो कॉर्पोरेट डेटा सबमिट करता है। फिर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की बात करें, जब एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। फिर प्री पैकेज IRP कॉस्ट भी लगेगी और प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड। अगर हम बात करें प्री पैकेज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की, तो कॉर्पोरेट डेटर सबमिट करते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्री पैकेज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करते हैं कॉर्पोरेट डेटर।
प्री पैकेज में कॉर्पोरेट डेटा का बहुत रोल है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मतलब वही जब एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया गया। प्री पैकेज IRP कॉस्ट, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। प्री पैकेज में जैसे कि इंटरिम फाइनेंस रेस करते समय कुछ खर्चा हुआ, और अब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन चल रहा है ना, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपनी फ़ीस है, कुछ कॉस्ट उसने इंकर करे फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, एंड जो भी बिज़नेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस इंकर करे, ये सब खर्चे इधर आते हैं, फ़ीस आता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एक याद करेगा कि इंटरिम फाइनेंस को रेस करने के लिए कुछ कॉस्ट लगी है, तो वो फिर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड। तो पीरियड क्या होता है? स्टार्टिंग एंड। स्टार्टिंग क्या है? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, और जब ऑर्डर आएगा L, N और O के अंदर में, कहीं भी जो ऑर्डर आए L के अंदर, N के अंदर या O के अंदर, वो एक पीरियड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सारी डेफिनेशन है कि प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो कंपनी इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट डेटा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करता है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जब एप्लीकेशन सबमिट कर दी, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन को एडमिट किया गया है, और फिर प्री पैकेज IRP कॉस्ट में इंटरिम फाइनेंस को रेस करने की कॉस्ट है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की पर्टिकुलर फीस है, एक्सपेंडिचर इंकर करने पड़ता है IRP के दौरान, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का जो पीरियड है PIRP पीरियड, तो इसमें या बिज़नेस को रन करने में जो भी है, और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का जो पीरियड है वो पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से एंड कब होता है? जब ऑर्डर आता है 54 L, N या O में। ओके, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अ पर्सन। अब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या होता है? एक अपन ने कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देखा, माना, चलो एक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है। अब ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या होता है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के साथ इसको सबमिट करने लिखेंगे कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वो होता है जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। तो अ पर्सन हु इज इंडिविजुअल जॉइंटली विद अदर पर्सन, खुद से या अदर पर्सन के साथ रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और ठीक है, पर्सन टू एन इन्विटेशन, पर्सन टू इन्विटेशन, उनको इन्वाइट किया जाता है, देन वो सबमिट करते हैं। तो इन्विटेशन किसी भी सेक्शन में करें, IRP में भी यही है। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट IRP और PIRP के लिए, तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट IRP और PIRP के लिए क्या होता है कि जो सबमिट करता है रिजोल्यूशन प्लान रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, और यही IRP में भी है और PIRP में भी है। अब ठीक है, दोस्त हु प्रिपेयर एंड सबमिट रिजोल्यूशन प्लान, तो वो आगे होकर सबमिट नहीं करता है। रिजोल्यूशन प्लान अगर एप्लीकेशन देगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर एप्लीकेशन देगा तो वो सबमिट करेंगे। तो वही जो प्रिपेयर करता है इन सबमिट करता है रिजोल्यूशन प्लान इन रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन, जो इन्विटेशन उसको मिलता है उस हिसाब से वो करता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है कि मीन्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। पहले ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, फिर इनको डेजिग्नेशन दी जाती है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड, इसको अपॉइंट किया गया है टू कंडक्ट दी IRP CIRP। तो वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु आर अपॉइंटेड टू कंडक्ट IRP CIRP बोलूँ मैं या PIRP बोलूँ, और इट इंक्लूड्स इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो क्या पढ़ा हमने? 1 सेकेंड, हाँ, कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होते हैं? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पर्सन हु आर अपॉइंटेड, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है अपॉइंटेड टू कंडक्ट CIRP PIRP, इट इंक्लूड्स इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। एक्चुअल में सही प्रोसेस तो अब स्टार्ट हो रही है, सस्पेंशन। ओके, सेक्शन 6 से सेक्शन 32। अब पहले तो उन्होंने 10A की बात करी, और हम क्या करते हैं 7, 8, 9, 10 के बाद डायरेक्ट 11 देखते हैं। हम 10A तो देखते ही नहीं है। ये 10A पूरा का पूरा नया सेक्शन नहीं है, 10A में कुछ इनकॉर्पोरेट करा है। नॉट विथ स्टैंडिंग कुछ भी दे के रखा 7, 9, 10 में, कोई भी एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP फाइल नहीं होगी फॉर एनी डिफ़ॉल्ट अराइज ऑन और आफ्टर 25 मार्च। 25 मार्च के बाद जैसे कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ, आप तो एप्लीकेशन दे देते हो ना, तो कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, और 6 महीने तक और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। पर 6 महीने से लेके 1 साल तक एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। तो क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP फाइल नहीं होगा अगर डिफ़ॉल्ट अराइज हो। तो देखो, डिफ़ॉल्ट 25 मार्च है उसके बाद अराइज हो तो एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट अगर 25 मार्च के पहले है और एप्लीकेशन फाइल कर रहे बाद में तो चलेगा, पर डिफ़ॉल्ट का ट्रिगर, डिफ़ॉल्ट की डेट देखो 25 मार्च के पहले, या डिफ़ॉल्ट का कट ऑफ पॉइंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है
डिफ़ॉल्ट का इस पर्टिकुलर पीरियड में होना, पर ये 25 मार्च 20 से फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ डिफ़ॉल्ट अगर हुआ है या विच कैन ऑफर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये जो 25 मार्च से जो 1 साल था, तो एक तरीके से 25 मार्च 21 हो रहा है। 25 मार्च से हम 6 महीने देखें तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 25 सितंबर। पर इन्होंने क्या किया कि 24 सितंबर मतलब 6 महीने जैसे ही ख़त्म हुए और 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि 24 सितंबर के बाद फर्दर 3 मंथ में कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। सी, हम सिर्फ PIRP ही नहीं पढ़ रहे, हम PIRP नहीं पढ़ रहे हैं, हम PIRP के कारण जो भी कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट हुए हैं IBC में, PIRP तो ही अपने आप में कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट भी देख रहे हैं। और कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट के अलावा कोई से दूसरा अमेंडमेंट अगर जो PIRP से कोई लेना देना नहीं है वो भी देख रहे हैं। तो इधर जो है उसका PIRP से कोई लेना देना नहीं है, ये IRP की बात कर रहा है। क्योंकि अगर PIRP बोलता तो उसमें लिखा हुआ रहता, इधर सिर्फ CIRP की बात हो रही है कि 25 सितंबर या उसके बाद कोई अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है, 25 सितंबर 2020 या उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है फर्दर 3 महीने में, तो एप्लीकेशन मत दे देना। फिर आता है सेक्शन 11, और सेक्शन 11 में भी अमेंडमेंट है। सेक्शन 11 क्या होता है? पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, कि ये पर्सन तो एप्लीकेशन नहीं देंगे। जैसे कि कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग, देखो ये कॉर्पोरेट डेटर की बात कर रहा है ना, वो PIRP में भी कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन देता है। अब कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग IRP या PIRP ये एप्लीकेशन नहीं देंगे। फिर एक AA करके नया पॉइंट आया, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर की बात नहीं करें, कॉर्पोरेट डेटर के फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट डेटर जो अंडरगोइंग है और उसके फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ दोज कॉर्पोरेट डेटर जो अंडरगोइंग है वो भी नहीं करेंगे। तो कॉर्पोरेट डेटर जो अंडरगो कर रहे हैं CIRP IRP, उनके फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर वो भी नहीं कर पाएंगे। और चलो कभी अंडरगो नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट होने के बाद तो कर सकते ना, पर नहीं, कंप्लीट हो गया है और तो फिर भी 12 महीने के अंदर, कि अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने प्रीसीडिंग अगर CIRP कंप्लीट हुआ है, इन द सेंस कि कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर भी आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। और कॉर्पोरेट डेटर जिसके रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशन प्लान 1 सेकेंड अंडरगोइंग CIRP चल रहा है जब तक CIRP कंप्लीट हो गया। अब कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम रिजोल्यूशन प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड और 12/1 प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। तो CIRP कंप्लीट हो गया हो या रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया हो, तो अंडरगो हो रहा है CIRP अंडरगो हो रहा है। जब CIRP कंप्लीट हुआ और 12 महीने ही नहीं हुए, वो CIRP कंप्लीट किया, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया एंड 12 मंथ नॉट बिन इलेप्स्ड, तो तब तक आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो कॉर्पोरेट डेटर जिसके रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है एंड 12 मंथ नहीं इलेप्स हुए फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। अ कॉर्पोरेट डेटर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर हैज़ वायलेटेड, इन्होंने वायलेशन करा है। एक तो है कि अंडरगो कर रहा है CIRP, एक हो गया CIRP कंप्लीट हुआ 12 महीने नहीं हुए, और एक होता है कि CIRP कंप्लीट हो गया पर इसका वायलेशन हुआ है, वायलेशन करा है। तो अ कॉर्पोरेट डेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज़ वायलेटेड एनी टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान विच वॉज अप्रूव्ड 12 मंथ बिफोर, जिसको अप्रूव करा था 12 मंथ बिफोर, और उसमें अगर आपने वायलेशन करा है, और कॉर्पोरेट डेटा जिसके रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, तो CIRP चल रहा है या CIRP कंप्लीट हो गया एंड 12 मंथ 12 महीने नहीं हुए, कॉन्ट्रावेंशन किया है कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने। तो इधर जो है कॉर्पोरेट डेटा या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉर्पोरेट डेटा या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, उसको 12 महीने नहीं हुए, या कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया। तो 4 चीज़ें, CIRP चल रहा है या कंप्लीट हुए 12 महीने नहीं हुए, कॉन्ट्रावेंशन किया है। अब कॉन्ट्रावेंशन किया है कॉर्पोरेट डेटर में, इधर नया है फाइनेंशियल क्रेडिटर कि कॉन्ट्रावेंशन किया है कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने और उसको 12 महीने नहीं हुए, और लिक्विडेशन ऑर्डर अगर पास हो गया, तो ये सब चीज़ें रहती है, तब आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। एक नया पॉइंट और एंटर हुआ था कि कॉर्पोरेट डेटर अगर अंडरगोइंग CIRP है तो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर भी नहीं कर पाएंगे। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं 54C में और अगर वो पेंडिंग है, अब एप्लीकेशन फाइल करी है 54C में, वो पेंडिंग है, तो AO अब या तो वो एडमिट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन बिफोर कंसिडरिंग एनी एप्लीकेशन। तो बिफोर कंसिडरिंग एनी एप्लीकेशन फाइल अंडर 7, 9, 10
देखो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर एप्लीकेशन फाइल करी 54C में, तो AO पास एन ऑर्डर टू एडमिट या रिजेक्ट बिफोर कंसिडरिंग एनी एप्लीकेशन। ऐसा है कि आपके पास अल्टरनेटिव है, या तो आप इधर चले जाओ या तो आप उधर चले जाओ। आप अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से गए, आपने 54C में एप्लीकेशन फाइल करी, तो आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे बिफोर कंसिडरिंग एनी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन जो 7, 9, 10 के अंदर आ रही है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच एप्लीकेशन, क्या कि आपने एप्लीकेशन दे दी 54C में और दूसरी एप्लीकेशन भी आ गई 7, 9, 10 में, तो पहले 54C को ठीक करो, उसको एडमिट करो, रिजेक्ट करो, जो भी है, फिर उसके बाद ये सब करो। तो उसको कंसीडर करने के पहले बिफोर कंसीडरिंग 7, 9, 10 एप्लीकेशन, जो कब आई है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन 54C की, तो 54C की एप्लीकेशन के दौरान जब 7, 9, 10 की एप्लीकेशन आई है, तो उसको कंसीडर करने से पहले आप पहले ये देखो कि इसको एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। तो क्या बोला, देखो अच्छा है 54C आ गया, फिर 7, 9, 10 आ रहा है। 7, 9, 10 नहीं, 54C चलेगा। 7, 9, 10 आ गया, फिर 54C आ रहा है, तो भी 54C चलेगा अगर 14 दिन के अंदर आ गया तो व्हेन एन एप्लीकेशन 54C फाइल्ड विदिन 14 डेज ऑफ एप्लीकेशन 7, 9, 10, तो ऐसे केस में AO फर्स्ट डिस्पोज करेगा 54C। देखो ये अच्छा है। और अगर आफ्टर 14 डेज है, अगर एप्लीकेशन 54C का 14 दिन के बाद फाइल हुआ है, तो पहले वो एप्लीकेशन को देखेगा, ठीक है। और ये 54C और 7, 9, 10 ये जो डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये सेम कॉर्पोरेट डेटा के लिए है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर एप्लीकेशन 7, 9, 10 इज फाइल्ड एंड इज पेंडिंग एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस। ये जो सेक्शन है ना, यह तब अप्लाई नहीं होगा जब 7, 9, 10 जब कमेंसमेंट के टाइम पे पेंडिंग था। देखो 7, 9, 10 कमेंसमेंट के टाइम पे पेंडिंग है, तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, 7, 9, 10 चलेगा। उसके बाद अगर कोई सी एप्लीकेशन आई है, वो पेंडिंग है, वो 14 दिन के अंदर 54C की एप्लीकेशन आ गई, हम उसको देखेंगे। 54C की एप्लीकेशन पहले आ गई है और 7, 9, 10 की एप्लीकेशन बाद में आई है, तो हम 54C की एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रायोरिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन देखा, जहाँ पे 54C की एप्लीकेशन अगर पहले आती है तो हम उसको डिस्पोज करेंगे, 7, 9, 10 के बाद में आती है पर 14 दिन के अंदर आ जाती है तो उसको डिस्पोज करेंगे। पर जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस के टाइम 7, 9, 10 की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो फिर हम 7, 9, 10 को ही डिस्पोज करेंगे। अब भले वो 54C 14 दिन के अंदर आ जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, कमेंसमेंट डेट पे वो पेंडिंग था। अब देखो, अब आती है बात लिक्विडेशन प्रोसेस की। लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक ट्रिगर पॉइंट होता है जब लिक्विडेशन अराइज होता है। तो क्या लिखा है कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ IRP के पहले, IRP के एक्सपायरी के पहले और द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ CIRP, तो IRP का एक्सपायरी है या मैक्सिमम पीरियड उसके पहले, और ये IRP में फास्ट ट्रैक CIRP भी आता है, उसको अगर रिजोल्यूशन प्लान नहीं मिला IRP के पहले, तो चलो मैक्सिमम पीरियड जो भी है उसके पहले अगर रिजोल्यूशन प्लान नहीं मिला, ठीक है। तो हमने ये देखा, देखो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि रिजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं, फिर या तो मिला पर रिजेक्ट हो गया, एक तो हो गया मिला ही नहीं, और एक देखो एक हो गया नॉट रिसीव्ड, एक हो गया रिसीव्ड पर रिसीव्ड हुआ पर रिजेक्ट हो गया। तो एक तो मिला ही नहीं, और चलो कभी मिला तो वो रिजेक्ट हो गया। तो कोई सा भी केस हो फॉर नॉन कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट जो भी है, AA तो जो है ऑर्डर कर देता है कॉर्पोरेट डेटा टू बी लिक्विडेटेड। फिर वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है स्टेटिंग कि ये जो पब्लिक हमने एक ऑर्डर तो दे दिया है, फिर साथ ही साथ एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी करता है दैट कॉर्पोरेट डेटा इज़ इन लिक्विडेशन। तो जो ये लिखा हुआ है कि आफ्टर लिक्विडेशन, एक बार लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया, AA का ऑर्डर आया, देन पब्लिक अनाउंसमेंट देयर आफ्टर कि देखो इसको हमने लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है, एंड ये ऑर्डर रजिस्ट्रार को सेंड होता है। देख हो गया कि हमको मिला नहीं, मिला पर रिजेक्ट कर दिया गया। वेयर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग CIRP के दौरान ही, पर रिजोल्यूशन प्लान के कन्फर्मेशन के पहले, CIRP के दौरान ही पर रिजोल्यूशन प्लान के कन्फर्मेशन के पहले, रिजोल्यूशन प्लान के कन्फर्मेशन के पहले इंटीमेट दी AA, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट करता है AA को ऑफ द डिसीजन ऑफ द COC। तो COC ने कोई सा डिसीजन लिया अप्रूव बाय नॉट लेस देन 66%, तो COC ने कोई सा डिसीजन लिया अप्रूव बाय नॉट लेस देन 66%, वो 66% के जो COC का डिसीजन है टू लिक्विडेट दी कॉर्पोरेट डेटर, ये डिसीजन उन्होंने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बताया।
एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिजोल्यूशन प्लान की कंफर्मेशन के पहले इंटीमेट करा एओ को। तो क्या है कि सीओसी ने अप्रूव करा बाय वोटिंग पावर नॉट लेस देन 66% टू लिक्विडेट, एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट सच कंफर्मेशन, इंटीमेट सच डिसीजन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हुई, देन बिफोर कंफर्मेशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान के कंफर्मेशन के पहले और रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के प्रिपरेशन के पहले अप्रूव कर दिया 66% ऑफ वोटिंग पावर से। तो एक तो होता है कि जो CIRB पीरियड है उसके पहले हमको मिला नहीं, एक होता है मिला पर रिजेक्ट हो गया, और एक होता है मिला नहीं क्योंकि हम खुद ही लिक्विडेशन के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, देन अथॉरिटी जो है लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेगा। फॉर दिस पर्पज एक्सप्लेनेशन टू 33 सेक्शन 2 COC may take decision to liquidate the corporate debtor। वो COC डिसीजन लेगा एनी टाइम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, बट कंफर्मेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान के पहले या प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के पहले। तो ये हो गया पॉइंट। तो एक हो गया कि हमको ऑर्डर रिजोल्यूशन प्लान नहीं मिला पर रिजेक्ट हो गया, और नहीं मिला उसका कारण ये है कि COC ने ही लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया। अब जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, आप समझ रहे हो, इधर मिला, देखो नहीं मिलने के 2 पॉइंट है, मिलने के 2 पॉइंट है। नहीं मिला या नहीं मिला क्योंकि हमने लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हुआ, मिला पर रिजेक्ट हो गया, मिला पर उसके बाद हमने जो है मिला रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव भी हो गया, बट इट कॉन्ट्रावेंट बाय द कंसर्न कॉर्पोरेट डेटर। लो, मिला था, बाकायदा अप्रूव भी हो गया, पर कॉर्पोरेट डेटर ने उसको जो है देन कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। तो ऐसे केस में सच कॉन्ट्रावेंशन देन एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट, देखो कॉर्पोरेट डेटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ क्योंकि उसने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, पर एनी पर्सन जो अदर देन कॉर्पोरेट डेटर है जिसके इंटरेस्ट प्रीजुडिशियली अफेक्ट हुए हैं इस कॉन्ट्रावेंशन से, एप्लीकेशन देंगे AA को, देन AA जो है लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेगा। अब क्या लिखा हुआ इधर, इसमें अमेंडमेंट क्या है, चलो इतना तो हमने पढ़ लिया। जब रिजोल्यूशन प्लान, अब इधर 3rd पॉइंट में अमेंडमेंट है, रिजोल्यूशन प्लान अगर AA ने अप्रूव कर दिया एंड इट इज़ कॉन्ट्रावेंट बाय द कॉर्पोरेट डेटर, तो ये रिजोल्यूशन प्लान मतलब कि ये बे रिजोल्यूशन प्लान भी आ गया। 31 वाला तो है ही है, 31 वाला रिजोल्यूशन प्लान तो है ही है, तो 31 वाला रिजोल्यूशन प्लान या PIRP वाला रिजोल्यूशन प्लान, तो इधर इम्पॉर्टेंट वो है। तो इधर जो रिजोल्यूशन प्लान है वो 31 वाला या रिजोल्यूशन प्लान 54L वाला, बाद में अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो इस केस में लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाएगा। अब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो अपॉइंटमेंट करेंगे लिक्विडेटर का। अब जब लिक्विडेशन को ऑर्डर पास कर दिया AA ने और चारों कंडीशन हमने देख ली, देन वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही लिक्विडेटर बना दो या उसको रिप्लेस कर दो। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल CIRP का हो या PIRP का हो, तो रिजोल्यूशन प्लान CIRP का हो या PIRP का हो, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई भी हो, शेल सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिटर्न कंसेंट, उसकी रिटर्न कंसेंट लेकर उसको लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं, और या तो अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। पर जो भी है कि जैसे लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होगा सारी पावर्स वेस्ट हो जाएगी। पर समझ रहे हो, इधर अमेंडमेंट नहीं है, इधर अमेंडमेंट नहीं है क्योंकि जो है इधर की बात करके रखिए। अब ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑल पावर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर KMP पार्टनर कॉर्पोरेट डेटर को वेस्ट हो जाएगी लिक्विडेशन पे। देखो लिक्विडेशन हुआ, अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई भी हो, CIRP का हो, IRP का हो, वो लिक्विडेटर हो जाएगा। अब वो लिक्विडेटर हो गया तो ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, क्योंकि ऊपर अमेंडमेंट कर दिया है तो जैसे ही लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ सारी पावर जो है वेस्ट हो जाएगी। शैल सीज टू हैव इफेक्ट एंड शैल बी वेस्टेड टू लिक्विडेटर, क्योंकि पावर अब कॉर्पोरेट डेटर की सीज हो गई और वेस्ट हो गई लिक्विडेटर को। तो वेस्टिंग ऑफ पावर टू लिक्विडेटर, ये जो पर्टिकुलर है ये वेस्टिंग ऑफ पावर टू लिक्विडेटर सेक्शन 34 में रहता है। अब इतना हमने अगर पढ़ा है, अब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस समझ रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि लिक्विडेशन में भी क्या है, लिक्विडेशन की प्रोसेस PIRP में भी सेम है। और उसके बाद हमने लिक्विडेशन का ट्रिगर पॉइंट में भी हमने कुछ अपडेशंस किए थे कि अगर आपने रिजोल्यूशन प्लान को कॉन्ट्रावेंशन किया है, अब 31 वाला हो या 54L वाला हो, वो रिजोल्यूशन प्लान कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो जो अफेक्टेड पर्सन है अदर देन कॉर्पोरेट डेटर वो एप्लीकेशन देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और फिर वो पर्टिकुलर ऑर्डर देता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देता है, वो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करता है। अब प्री पैकेज IRP की प्रोसेस है जो एक अच्छी लंबी प्रोसेस है। चलो पढ़ते हैं इसको। अब क्या लिखा हुआ है कि 54A कौन कौन से कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल है। तो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग PIRP
मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर जो MSME है, तो MSME वाले एप्लीकेशन देते हैं। और जिसने कमिट कराओ डिफ़ॉल्ट सेक्शन 4 में, तो डिफ़ॉल्ट कराओ सेक्शन 4 में इन द सेंस कि सेक्शन 4 में डिफ़ॉल्ट क्या है, जिसने करा हो डिफ़ॉल्ट सेक्शन 4 में मीन्स डिफ़ॉल्ट 10 लाख या उसके अबव का। तो MSME जिसने डिफ़ॉल्ट करा है सेक्शन 4 में, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, ये सारी चीज़ें भी फॉलो होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन मतलब कि इसको भी प्रायोरिटी, मतलब कि ये कंडीशन भी फॉलो होगी तब जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कि वही कि PIRP नहीं चल रहा है, नॉट हैड अंडरगोन PIRP, या कंप्लीट नहीं हुई CIRP, तो नॉट अंडरगोन PIRP और कंप्लीटेड CIRP एज केस में भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 ईयर प्रीसीडिंग इनिशिएशन डेट। वो जो इनिशिएशन डेट है उस डेट के 3 साल पहले तक, 12 महीने नहीं, 3 साल पहले तक। देखो, अगर आप देखो सेक्शन 11 में, तो कॉर्पोरेट डेटर अगर CIRP और PIRP भी कंटिन्यू कर रहा है तो उधर अमेंडमेंट था कि CIRP के साथ PIRP भी जोड़ दो। पर इधर इन्होंने अगर कंप्लीट हो गया CIRP या PIRP कंप्लीट हो गया, इधर नहीं लिखा PIRP, इधर PIRP नहीं लिखा, क्योंकि PIRP में 12 महीने नहीं, PIRP में 3 साल है। तो PIRP कंप्लीट हुए, 3 साल नहीं हुए, 3 साल पास नहीं हुए, तो इट हैज़ नॉट अंडरगोन PIRP और कंप्लीटेड CIRP एज द केस में भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 ईयर। नॉट अंडरगोइंग CIRP, नो ऑर्डर रिक्वायरिंग इट टू बी लिक्विडेटेड इस पास अंडर 33, लिक्विडेशन ऑर्डर कोई पास नहीं हुआ है, वो एलिजिबल है रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने में 29A में। वो जो फिनेंशियल क्रेडिटर है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो रिलेटेड पार्टी नहीं है, फिनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड पार्टी नहीं है, उसने प्रपोज करा है नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाओ फॉर कंडक्टिंग PIRP के लिए इसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाओ, क्योंकि इधर इंटरिम का कोई केस नहीं है, इसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाओ। तो क्या बोला है, फिनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड पार्टी नहीं है, उन्हें प्रपोज करा है द नेम ऑफ IP टू बी द RP ऑफ PIRP एंड फिनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है, उन्हें अप्रूव करा है बट नॉट लेस देन 66% इन वैल्यू ऑफ फिनेंशियल डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर। तो फिनेंशियल क्रेडिटर नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टी अप्रूव करा है बाय 66% इन वैल्यू एंड अप्रूव्ड सच प्रपोजल, उस प्रपोजल को अप्रूव किया। तो 66% की वोटिंग पावर से अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हम लेकर आ रहे हैं टू बी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो ठीक है। प्रोवाइडेड वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव फिनेंशियल क्रेडिटर, अगर नहीं है देन द प्रपोजल और अप्रूवल अंडर दिस क्लॉज प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन, फिर वो जो प्रपोजल अप्रूवल है कुछ पर्सन करेंगे जो स्पेसिफाइड रहेंगे। फिर पर्टिकुलर F पॉइंट आता है, ठीक है। F पॉइंट क्या रहेगा कि द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर पार्टनर जो भी कॉर्पोरेट डेटर के हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है, इसमें भी स्पेसिफाइड की डिक्लेरेशन क्या है कि कॉर्पोरेट डेटर ने एप्लीकेशन फाइल करी फॉर इनिशिएटिंग PIRP एक डेफिनेट टाइम पीरियड में नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, एक टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन दी है। और ये जो PIRP डिफ्रॉड के लिए नहीं है। एंड IP प्रपोज एंड अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर क्लॉज E। द नेम ऑफ IP प्रपोज एंड अप्रूव्ड, जो प्रपोज करा फिनेंशियल क्रेडिटर ने 66% ऑफ वोटिंग पावर से, और ठीक है, प्रपोज एंड अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा। और जो मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है, a member of corporate data have a special resolution or at least 3/4 of total number of partners as the case may be of the corporate data have passed the resolution approving the filing of application for initiating PIRP। अगर आपको ये ऑप्शन में आना है, जो मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर उन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, हैव पास द रिजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग ऑफ PIRP, अगर इनिशिएट करना है PIRP तो उसके लिए आपको भी एक एप्लीकेशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना देगा, तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन कॉर्पोरेट डेटर का। फिर साथ ही साथ आपको IP भी चाहिए, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब आपको RP चाहिए, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि इंटरिम की तो बात ही नहीं है, उसके लिए बाकायदा फिनेंशियल क्रेडिटर से भी अप्रूवल लगेगा। 3/4 नहीं होता, 66% है। फिर कॉर्पोरेट डेटर ऑब्टेन करेगा अप्रूवल फ्रॉम द फिनेंशियल क्रेडिटर नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टी 66% इन वैल्यू से फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग PIRP। अगर कॉर्पोरेट डेटर के पास फिनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो सच पर्सन वो स्पेसिफाई करेंगे। अब अप्रूवल सीक करने से पहले कॉर्पोरेट डेटर शैल प्रोवाइड सच फिनेंशियल क्रेडिटर, अप्रूवल सीक करने से पहले कॉर्पोरेट डेटर प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल क्रेडिटर को डिक्लेरेशन। कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा। क्या का डिक्लेरेशन
ये जो भी अपन ने पढ़ा, ये डिक्लेरेशन देगा कि कॉर्पोरेट डेटा PIRP इनिशिएट करेगा 90 डेज़ के अंदर, कोई डिफ़्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है, और नेम IP का जो अप्रूव करा गया है वो फाइनल रहेगा। तो एक फिनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल लेने से पहले कॉर्पोरेट डेटर प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल क्रेडिटर को डिक्लेरेशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और एक बेस रिजोल्यूशन प्लान। कि डिक्लेरेशन है, हमने पर्टिकुलर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया है क्योंकि हमको PIRP के लिए जाना है। एक बेस रिजोल्यूशन प्लान विच कन्फर्म, अब बेस रिजोल्यूशन प्लान ये फिनेंशियल क्रेडिटर को बेस रिजोल्यूशन प्लान दे देंगे, एक मैनेजमेंट ही देगा बेस रिजोल्यूशन प्लान विच कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ 54K एंड सच अदर कंडीशन जो भी है। तो आप समझ रहे हो कि कॉर्पोरेट डेटा सबसे पहले जो है मेजॉरिटी से एक डिक्लेरेशन देगा कि कॉर्पोरेट डेटा PIRP के लिए जा रहे हैं, टाइम पीरियड के अंदर कोई डिफ़्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है, और जो अप्रूव करेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वही फाइनल होगा। IRP जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज एंड अप्रूव टू बी अपॉइंट, जो IP प्रपोज एंड अप्रूव टू बी अपॉइंट एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको अप्रूव करेंगे फिनेंशियल क्रेडिटर वो फाइनल होगा। उसके लिए देखो एक डिक्लेरेशन दे दिया, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लिया और अप्रूवल भी ले लिया फिनेंशियल क्रेडिटर से 66% इन वैल्यू में कि हम PIRP के लिए जा रहे हैं। फिर फिनेंशियल क्रेडिटर ने मतलब कि दो, एक स्पेशल रिजोल्यूशन और एक 66%। फिर साथ ही साथ जो है पर्टिकुलर IP को RP बनाना है तो 66% इन वैल्यू से आप उसको भी डिसाइड कर लो। तो 3 रिजोल्यूशन हो गए इधर। अब RP की ड्यूटीज़ क्या है बिफोर इनिशिएटिंग PIRP, एक RP पर्टिकुलर जिसको अपॉइंट किया गया, तो PIRP के पहले इसकी ड्यूटीज़ क्या है। जैसे पर्टिकुलर IRP की ड्यूटीज़ होती है सेक्शन 18 में, वैसे ही इधर RP की भी ड्यूटीज़ है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसकी फॉलोइंग ड्यूटीज़ है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया गया तो उसके फॉलोइंग ड्यूटीज़ है। उसकी ड्यूटी क्या है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन सच फॉर्म जो स्पेसिफाइड है कन्फर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटा मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 54A। एक रिपोर्ट बना के बताएगा कि क्या कॉर्पोरेट डेटा ने 54A की रिक्वायरमेंट पूरी करी, और एक बेस रिजोल्यूशन प्लान जो कंफर्म करे रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बोर्ड को सबमिट करेगा, वो जो अदर ड्यूटीज़ उसको करनी वो करेगा। अभी जो ड्यूटीज़ है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की वो सीज हो जाएगी अगर कॉर्पोरेट डेटा ने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी फॉर इनिशिएटिंग PIRP टाइम पीरियड के अंदर, या एप्लीकेशन फाइल करी पर रिजेक्ट कर दी। और फीस जो भी IP को पेबल है इन रिलेशन टू द ड्यूटीज़ परफॉर्म वो डिटरमाइन और बॉर्न होगी इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। और ये जो फीस है ये PIRP कॉस्ट का पार्ट होगी, और PIRP कॉस्ट की हम देख चुके हैं पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब एप्लीकेशन हम देंगे। अब एप्लीकेशन में क्या है कि वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर जब मीट करता है रिक्वायरमेंट 54A की, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं AA को, एप्लीकेशन पर्टिकुलर फॉर्म मैनर में करेंगे, और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन दे रहा है मतलब ये वही 7, 9, 10 चालू हो गया कि एप्लीकेशन दे रहा है। तो 54C जैसे हमने बात करी था 7, 9, 10 एंड 54C, ये 54C की बात आ गई कि एप्लीकेशन दे रहा है, तो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फर्निश डिक्लेरेशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन। एक डिक्लेरेशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन एज द केस में भी, एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब डिक्लेरेशन दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन या रिजोल्यूशन जो भी है वो दिया, एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर इनिशिएटिंग PIRP। तो डिक्लेरेशन दे दिया, मतलब डिक्लेरेशन एक अलग पॉइंट है, स्पेशल रिजोल्यूशन तो है ही, और एक अप्रूवल फाइनेंशियल क्रेडिटर का। फिर कंसेंट इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। फिर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा दैट मे विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देना हो तो दे देगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर ऑन द रिसिप्ट एडमिट करेगा, रिजेक्ट करेगा, प्रोवाइडेड ए रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा, आपको रेक्टिफाई करना है 7 दिन के अंदर। फिर कमेंसमेंट कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फिर वही कंप्लीशन 120 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं 180 दिन विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज, ऐसा नहीं, 120 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाए सबमिट करेगा रिजोल्यूशन प्लान। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करेगा रिजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव बाय द COC, वो AA को सबमिट करेगा। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा एज अप्रूव बाय COC। ये वही पॉइंट हो गया ना कि एक रिजोल्यूशन प्लान
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करेगा, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं। ओके, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट में भी बना के दे दे, पर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करेगा, सीओसी को, सीओसी अप्रूव करेगा। और ठीक है, ओके, मतलब कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पहले सीओसी से अप्रूव्ड होगा, फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सीओसी का प्लान हाथ में आएगा एंड देन वो एए को सबमिट करेगा 90 डेज़ के अंदर, कमेंसमेंट के 90 डेज़ के अंदर वो सबमिट करेगा। अब वेयर नो रिजोल्यूशन प्लान इज़ अप्रूव्ड, अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं है विद इन 90 डेज़, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल ऑन द डे आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी फाइल एन एप्लीकेशन विद एए फॉर टर्मिनेशन। जैसे ही 90 डेज़ में रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं करा सीओसी द्वारा, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन फाइल कर देगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कि भैया एए को कोई टर्मिनेशन करो आरपी का। मोरेटोरियम की बात करें तो ऑन पीआईआरपी, जैसे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हुआ, मोरेटोरियम होता है सेक्शन 14, वो म्यूटेंडी सप्लाई है। और अपॉइंट अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नेम्ड एज एप्लीकेशन एज नेम्ड इन द एप्लीकेशन if no disciplinary pending against him or based on the recommendation made by the board if any disciplinary proceeding pending against। तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ एडमिशन के साथ वो डिक्लेयर करेगा ऑन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट अलॉन्ग विद दी ऑर्डर के साथ वो डिक्लेरेशन देगा मोरेटोरियम का, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा, क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम हमने साथ में दिया है ना, तो ऑर्डर देते समय उसको अपॉइंट करेगा। एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो बोर्ड रिकमेंड करेगा एंड कॉज अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ पीआईआरपी प्रोसेस टू बी मेड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो मोरेटोरियम का ऑर्डर है शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट, जब ऑर्डर किया है टिल द डेट जब पीआईआरपी पीरियड एंड हो गया है। अब एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की पावर्स एंड ड्यूटीज़, एक होता है पीआईआरपी के पहले, एक होता है पीआईआरपी के बाद, पीआईआरपी के दौरान। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, कंडक्ट करेगा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉर्पोरेट डेटर का, तो करेगा ना ये पूरा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करेगा। ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये फॉलोइंग ड्यूटीज़ कंफर्म करेगा, ये फॉलोइंग ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। जैसे कि जो हम पढ़ते हैं कि सबसे क्लेम बुलवाएगा, कन्फर्म ए लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर इन सच मैनर, कि एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ क्लेम है कि इनको क्लेम देना है। इन्फॉर्म करेगा क्रेडिटर को रिगार्डिंग देयर क्लेम एज कन्फर्म्ड। फिर क्रेडिटर ने कुछ अपडेशंस भेजी हो तो अपडेट करेगा क्लेम्स को। मॉनिटर करेगा मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स को मॉनिटर भी करेगा। इन्फॉर्म करेगा सीओसी को अगर ब्रीच हुआ है ऑब्लिगेशन का ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर एज द केस में भी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कॉन्स्टिट्यूट करेगा सीओसी, कन्वीन करेगा सारी मीटिंग, प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन अगर अवॉइड करने हैं, कुछ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, जो अवेलेबल है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ इनके पास, इसको एक्सेस कर सकता है। मीटिंग्स अटेंड करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा अकाउंटेंट्स का, सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट फाइनेंस ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसको जो भी ज़रूरत पड़ रहा है सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। अपनी पर्टिकुलर ड्यूटीज़ है वो पर्टिकुलर ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा वो। मैं फिर आपको देखो, ये वैसे भी सेशन एंड होने को है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ब्रॉड ओवरव्यू कि आगे और क्या क्या हो सकता है। लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, कुछ लिस्ट आएगी उसके पास। मैनेजमेंट करेगा अफेयर्स कॉर्पोरेट डेटर का, ये तो हमने पढ़ा है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ये भी हमने पढ़ा। वेस्टिंग मैनेजमेंट वेस्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट डेटर का टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें, कंट्रोल तो मैनेजमेंट कर देगा, पर मैनेजमेंट जो है पर्टिकुलर कंट्रोल तो प्रमोटर करेगा, इन द सेंस कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कंट्रोल चले जाता था वो कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर को नहीं जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कंट्रोल तो प्रमोटर के पास रहेगा, पर जो मैनेजमेंट है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वेस्ट होगा। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा। फिर कंसिडरेशंस एंड अप्रूवल से, फिर अगर आपको अपील करनी है ऑर्डर से, तो ये नया पोर्शन आया है कि अपील फ्रॉम दी ऑर्डर, अगर किसी ने रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करा
और अगर आपको अपील करनी है तो अपील कर सकते हो। PIRP का टर्मिनेशन भी होगा, फिर इनिशिएशन ऑफ CIRP। PIRP के दौरान अगर किसी को लग रहा है कि CIRP में जाना चाहिए तो वो CIRP में भी जा सकता है। फिर कुछ प्रोविजंस है चैप्टर 2 to 6 टू दिस चैप्टर्स, ठीक है, तो वो इतना रेलेवेंट नहीं है। तो एक पर्टिकुलर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है जो हमको पढ़ने का है। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, बाय।